जुनूनी इश्क पार्ट 5। मौसम काफ़ी ख़राब है तो अब तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाओ और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो तुम होटल के अंदर ही रहना। मैं मौसम ठीक होते ही तुम्हें लेने आ जाऊँगा, ओके? अस्तित्व की बात सुनकर ख्वाहिश ने ध्यान दिया कि वो होटल से निकलकर चलते-चलते ही काफ़ी दूर आ चुकी थी। पर उसने ये बात अस्तित्व को नहीं बताई। उसने अस्तित्व से कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगी। कहते उसने बिना आगे अस्तित्व की कोई बात सुने फ़ोन काट दिया। हालाँकि अब ख्वाहिश को डर लगने लगा था, पर फिर भी वो आस-पास देखते हुए धीरे-धीरे चलती जा रही थी। उसे दूर तक कोई ऑटो रिक्शा या कोई भी कैब नज़र नहीं आ रहा था। अभी ख्वाहिश कुछ ही दूरी पहुँची थी कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई और बारिश की शुरू होती ही उसकी नर्वसनेस 4 गुना बढ़ गई और वो भागकर होटल की ओर जाने को हुई। तब तक मौसम खराब होने से उस एरिया की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। दूर-दूर तक सिर्फ घना अंधेरा फैला था। ये देख ख्वाहिश और ज़्यादा डर गई। वहीं बारिश धीरे-धीरे तेज होती गई, जिस वजह से उसे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। वो आसपास देख रही थी, जहाँ सिर्फ एक दो गाड़ियां आ जा रही थी, पर वह इतनी तेज थी कि उन्हें अंधेरे में खड़ी ख्वाहिश दिखाई नहीं दे रही थी। तभी फिर से ख्वाहिश ने हिम्मत करके चलना शुरू किया। वो अब तक पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने खुद को अपनी बाहों में समेट रखा था और हल्का कांप रही थी। उसे लगा कि अब शायद पैदल ही उसे घर जाना होगा या शायद आगे चलकर कोई शेल्टर मिल जाए। यही सोचकर ख्वाहिश डरते डरते बस चलती जा रही थी। तभी अचानक बारिश और तेज हुई और आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की, जिसे सुनते ही ख्वाहिश बुरी तरह डर गई। उसकी चीख निकल गई और वो अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर जमीन पर बैठ गई और अपना चेहरा घुटनों में छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। पर बारिश के शोर में उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मानो अभी उसकी जान निकल जाएगी। ख्वाहिश अभी रो ही रही थी कि अचानक एक कार सीधे उसके बेहद करीब आकर रुकी और हेडलाइट सीधे उस पर पड़ी। अचानक हुई रोशनी से ख्वाहिश ने झट से अपना चेहरा ऊपर किया और सामने खड़ी कार को देखने लगी। तभी कार का हॉर्न बजा और वो उस जगह से उठकर खड़ी हो गई। हालांकि उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे लगा कि शायद वो रास्ते के बीच में खड़ी है, जिस वजह से गाड़ी को जाने में दिक्कत हो रही है। ये सोचकर कांपती हुई ख्वाहिश धीरे धीरे रोड के बिल्कुल किनारे हो गई, लेकिन वो कार आगे नहीं बढ़ी। उसने एक बार फिर हॉर्न दिया, इस पर भी ख्वाहिश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो अभी भी डर से कांप रही थी। तभी वो कार उसके बेहद करीब आई और ख्वाहिश की साइड का दरवाज़ा खुला और किसी के मजबूत हाथ ने उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ख्वाहिश को कुछ समझ में नहीं आया। कार के अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक ख्वाहिश ने उस पकड़ने वाले इंसान की छुअन को पहचान लिया और उस शख्स को पहचानते ही भीगी हुई ख्वाहिश को न जाने क्या सूझा। वो झट से उस इंसान के गले लग गई और सिसक सिसक कर जोर से रोने लगी। वही ड्राइंग सीट पर बैठे उस इंसान ने ख्वाहिश की पीठ को सहारा देते हुए उसे अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट करते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, हे स्ट्रॉबेरी, स्टॉप क्राइंग नाउ, यू आर सेफ। कहते हुए वो ख्वाहिश को अपनी गर्म बाहों में भरते हुए उसकी पीठ सहलाने लगा। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अवधूत राजवंशी ही था। अवधूत राजवंशी ने अभी अपनी बात ख़त्म ही की थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर ख्वाहिश की गर्म सांस महसूस हुई और इसी के साथ उसकी पकड़ उसकी गर्दन से ढीली पड़ गई। वही समझते देर ना लगी कि ख्वाहिश बेहोश हो चुकी थी और उसने बिना वक्त गवाए जल्दी से कार स्टार्ट की और उसे अपने साथ लेकर निकल गया। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी एक प्राइवेट विला के सामने आकर रुकी। वो विला बेहद खूबसूरत और लग्जरियस था। कार के रुकते ही गाड़ी दरवाज़ा खोला और अवधूत राजवंशी कार को लेकर सीधा अंदर चला गया। कार पार्क करके उसने पहले एक नज़र ख्वाहिश को देखा, जो अभी भी बेहोश थी, जिसे उसने अपने जैकेट से कवर कर रखा था। तभी एक गार्ड अम्ब्रेला लेकर अवधूत की कार के पास आया और कार का दरवाज़ा खोला, लेकिन गार्ड की नज़र जैसे ही अवधूत की गोद में किसी लड़की पर गई तो वो हैरान हो गया। फिर उसने अपनी गर्दन झुका ली। वही अवधूत राजवंशी ख्वाहिश को लेकर कार से उतरा और तेज कदमों से विला के अंदर चला गया। वो विला पूरी तरीके से खाली था, मतलब वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं था सिवाय विला के बाहर खड़े गार्डों के। अवधूत राजवंशी ख्वाहिश को लेकर सीधा टॉप फ्लोर पर बने एक बड़े आलीशान कमरे में गया। वहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहले ख्वाहिश को बिस्तर पर लिटाया और खुद वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया। तभी उसकी नज़र बिस्तर पर लेटी ख्वाहिश पर गई, जिसका कपकपाना अब बेहद बढ़ चुका था। बाहर मौसम खराब होने की वजह से किसी डॉक्टर के आने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, जिस वजह से अभियोत राजवंशी ने किसी डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया। एक पल रुकने के बाद उसने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ की और अपने कदम ख्वाहिश की ओर बढ़ा दिया। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, पर अभियोत राजवंशी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शायद उसे आदत थी। उसे पता था कि कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, इसीलिए वो सीधे ख्वाहिश के करीब पहुँच गया। उसने गहरी सांस ली और सबसे पहले ख्वाहिश के जूते निकाले, फिर उसकी जैकेट उतार दी
ख्वाहिश अभी भी काँप रही थी, वो पूरी तरह से भीगी थी। अंधेरे में अवयव के हाथ ख्वाहिश के कँपकपाते शरीर को महसूस कर पा रहे थे, जिससे उसका गला सूखता हुआ महसूस हुआ। पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए धीरे-धीरे अपने हाथ ख्वाहिश की शर्ट के बटन तक ले गया और कुछ ही देर में उसने ख्वाहिश के भीगे कपड़े बदल दिए। फिलहाल उसके पास सिर्फ उसी के कपड़े थे, जिनमें से उसने अपनी एक लॉन्ग टी-शर्ट ख्वाहिश को पहना दी और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ख्वाहिश के साथ उसने ये सब कुछ किसी छोटे बच्चे की तरह सँभाल कर किया, वहीं ख्वाहिश इन सब से बेखबर थी, अभी भी बेसुध पड़ी थी। ये सब करके अवधूत राजवंशी जैसे उसके पास से उठने को हुआ कि तभी आसमान में एक बार फिर ज़ोरदार बिजली कड़की, जिससे बेहोश में भी ख्वाहिश ने कसकर अवधूत का हाथ पकड़ लिया। अवधूत समझ पा रहा था कि ख्वाहिश को बिजली से कितना डर लगता है। अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, पर मौसम खराब होने की वजह से चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। ख्वाहिश के पकड़ने से वो उसके पास ही बैठ गया। कुछ वक्त बाद धीरे-धीरे ख्वाहिश का हाथ उसे गरम महसूस होने लगा। उसने अपना दूसरा हाथ ख्वाहिश के माथे पर रखा, तो उसे पता चला कि ख्वाहिश को तेज़ बुखार चढ़ चुका था। अब उसकी सांसें भी धीमी और गर्म हो गई थी। ये महसूस करते ही अवयोध ने फटाफट अपना हाथ छुड़ाया और सबसे पहले ठंडे पानी की पट्टी ले आया। फिर जल्दी-जल्दी वो ख्वाहिश के माथे पर एक के बाद एक पट्टी रखने लगा। काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद भी ख्वाहिश का बुखार कम नहीं हुआ, बल्कि उसका शरीर और गर्म होता जा रहा था। पट्टियों का कोई असर नहीं हो रहा था। अवयोध जो हर काम में परफेक्ट माना जाता है, उसे पता था कि इस सिचुएशन में क्या करना है। फिर वो सिर्फ माथे पर ही नहीं, बल्कि ख्वाहिश के पूरे शरीर पर ठंडी पट्टियाँ रखने लगा, ताकि उसका बुखार कम हो सके। कुछ देर तक स्पॉन्जिंग करने के बाद ख्वाहिश का बुखार थोड़ा कम हुआ और उसकी बॉडी का कँपकपाना भी बंद हो गया। तब जाकर अवयोध ने उसे वापस से कवर करके सुला दिया और कमरे से बाहर चला गया। अब तक रात के 2 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद अवयोध फिर कमरे में आया और उसने इस बार लाइट जला दी। लाइट जलते ही ख्वाहिश कसमसा उठी। अवध राजवंशी के हाथ में इस वक्त एक गर्म सूप का बाउल था, जिसे उसने टेबल पर रखा और खुद ख्वाहिश के पास गया। ट्रे रखकर वो एक पल रुका, फिर उसने भारी आवाज में कहा, स्ट्रॉबेरी उठ जाओ और ये सूप पी लो। पर ख्वाहिश को जैसे सुनाई ही नहीं दिया, वो अभी चैन की नींद सो रही थी। ये देख अवयोध ने इस बार थोड़ा जोर से कहा, आई सेड वेक अप स्ट्रॉबेरी, तुम्हें दवाई भी लेनी है। उसकी कड़क आवाज सुनकर ख्वाहिश अचानक चिल्लाते उठी, प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज कोई मुझे बचा लो, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। कहते उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और घबराने लगी। ये सुनते ही अवयोध के तेवर तुरंत बदल गए। वो झट से बिस्तर पर बैठ गया और ख्वाहिश के दोनों हाथ पकड़कर उसके चेहरे से हटाए और उसे शांत कराते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, स्ट्रॉबेरी शांत हो जाओ, देखो तुम सेफ हो, अपने आसपास देखो, अपनी आंखें खोलो। स्ट्रॉबेरी कहते हुए उसने ख्वाहिश का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। ख्वाहिश की आंखें बंद थी और उनसे मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने अवयोध को देखते ही झट से उसकी गले लग गई। अवयोध ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, स्ट्रॉबेरी शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगले ही पल ना जाने ख्वाहिश को क्या हुआ, उसने जोर से धक्का देकर खुद से अलग कर दिया और अवयोध सीधा बिस्तर से नीचे जा गिरा। उसे उसकी हरकत समझ में नहीं आई, लेकिन गुस्सा ज़रूर आ गया। उसने भारी आवाज़ में कहा, हाउ डे यू, क्या पागल हो गई हो तुम, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। ये सुनकर ख्वाहिश बिस्तर पर खड़ी हो गई और गुस्से से उंगली उसकी ओर उठाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और इस तरह से मुझे गले लगाने की। उसकी बात पर अवयव ने आंखें चढ़ाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त ख्वाहिश ने सिर्फ एक लॉन्ग टी शर्ट पहन रखी थी, जो उसके घुटनों से नीचे तक आ रही थी। ओवर साइज होने की वजह से टी शर्ट उसके एक कंधे से हल्की सी खिसक गई थी। बुखार की वजह से उसका चेहरा और भी ज़्यादा नाजुक लग रहा था। लेकिन अवयोध ने ये सब इग्नोर करते हुए अपनी एक भौं चढ़ाई और बोला, स्ट्रॉबेरी, लगता है बुखार तुम्हारे सर चढ़ गया है, जरा अपने आसपास देखो। ये तुम्हारा नहीं, मेरा कमरा है। तुम इस वक्त मेरे घर में हो, मेरे बिस्तर पर हो, तो मुझे इस तरह तेवर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ख्वाहिश शॉक रह गई। उसने जल्दी-जल्दी कमरे को देखा, जो सच में बेहद बड़ा और लग्ज़रियस था। फिर उसकी नज़र खुद पर गई। उसने सिर्फ एक शॉर्ट पहन रखी थी। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही पल वो गुस्से में बिस्तर से उतरी और अभियोत के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। गुस्से से बोली, हाउ डे यू, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या आपने फिर से मेरा किडनैप किया है? और मेरे कपड़े कहाँ हैं? कहीं आपने मेरी बेहोशी का फ़ायदा तो नहीं उठाया? वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही अवयोध ने, जो उसकी बातें सुनकर पहले से ही भड़का हुआ था, गुस्से से उसकी ओर बढ़ा और उसके हाथ अपने कॉलर से झटक दिया। उसके दोनों हाथों को पकड़कर अवयोध ने उन्हें उसकी पीठ के पीछे कर दिया और गुस्से से बोला, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है?
क्या मैं तुम्हें ऐसा-वैसा नज़र आता हूँ? और वैसे भी मेरा टेस्ट इतना गंदा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने मुँह लगाऊँ। ये कहते हुए उसने गुस्से से ख्वाइश को बिस्तर पर झटक दिया। ख्वाइश सीधे मुँह के बल बेड पर जा गिरी। अवरोध ने एक पैर बिस्तर पर रखा और उसके ऊपर झुकते हुए उसका चेहरा कसकर दबाया और दाँत पीसते बोला, तुम किसी गलतफ़हमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं तो बस तुम्हें मरने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अभी मुझे तुमसे अपने 300 करोड़ वसूलने हैं। तो चुपचाप वो सूप पियो और दवाई खाओ और सुबह होने तक इसी कमरे में पड़ी रहो। और हाँ, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें उठाकर इस घर के बाहर फेंकने में मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इतना कहकर अवध ने उसे झटक दिया और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसके कहे एक एक शब्द ने ख्वाहिश के दिल को चोट पहुंचाई। उसके जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और नफरत भरी आवाज़ में खुद से बोली, बहुत जल्द मैं आपके पैसे आपको लौटा दूँगी और आपसे बहुत दूर चली जाऊँगी, फिर आप कभी मुझ तक नहीं पहुँच पाएँगे। खुद को सँभालते उसे अपने पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उसने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया था। उसकी नज़र सूप पर पड़ी जो अभी भी गर्म था। उसने बंद दरवाज़े की ओर देखा और फिर जल्दी से सूप का बाउल उठाकर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही उसने पहला चम्मच मुँह में लिया, उसके मुँह से निकला, वाओ! ये तो मेरा फ़ेवरेट है और कितना यम्मी बना है। कहते उसने जल्दी-जल्दी सारा सूप खत्म कर लिया। सूप पीते ही उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो गया और उसे नींद भी आने लगी। उसने बाउल टेबल पर रखा, दवाई खाई और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। दवाई के असर से वो फिर गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह ख्वाहिश की नींद अवयोध की तेज आवाज़ से खुली। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जहाँ तुम चैन की नींद सो रही हो। उसकी आवाज़ सुनकर ख्वाहिश घबरा कर उठी। उसे एक ही बार में उठते देख अवध राजवंशी के चेहरे पर हल्की टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, नॉट बैड स्ट्रॉबेरी, लगता है तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। ये कहकर वो कमरे के सोफे पर बैठ गया और कॉफ़ी पीने लगा। ख्वाहिश अभी भी घबराहट में अपनी धड़कन सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। उसने घूर कर कहा, क्या आप यही बात थोड़ा धीरे से नहीं कह सकते थे? अगर मुझे नींद में ही हार्ट अटैक आ जाता तो? उसकी बात सुनकर अवध राजवंशी ने डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप, तुम्हें पता भी है कितना समय हो चुका है। इस वक्त तुम्हें अपनी जॉब पर होना चाहिए था और तुम यहाँ सो रही हो। ये सुनकर ख्वाहिश चौंक गई। वो जल्दी से उठकर बोली, क्या इतना लेट हो गया है? ओ माय गॉड, मुझे घर भी जाना है, वहाँ लोग मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। ये कहते हुए वो वॉशरूम की ओर बढ़ी। तभी उसे कुछ याद आया और उसके कदम रुक गए। वो पलटकर धीरे से बोली, पर मैं घर कैसे जाऊँगी? पहले आप मुझे मेरे कपड़े के बारे में बताइए, वो कहाँ है? ये कहते उसने शर्म से गर्दन झुका ली। उसके बाद फिर अवध राजवंशी ने फ़ोन स्क्रॉल करते हुए सहज लहजे में कहा, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे, इसीलिए मैंने उन्हें फिकवा दिया। ये सुनते ही ख्वाहिश भड़क उठी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या आपने मेरे कपड़े फिकवा दिए? ओह गॉड मिस्टर राजवंशी, अब मैं क्या पहनूंगी और बाहर कैसे जाऊंगी? वो अपना पर्स ढूंढने लगी और जब उसे अपना पर्स भी नहीं मिला तो उसने अवध की ओर देखा, जो कि उसे ही देख रहा था। उसे अपनी ओर देखता देख ख्वाहिश ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, ऐसे घूर क्या रहे, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, मुझे आंसू को फ़ोन करना है, वो आकर मुझे यहाँ से ले जाए। मैं अब आपको और परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी कल रात आपने मुझ पर बहुत एहसान किया। मैं अब और आपकी कर्जदार नहीं बनना चाहती, वरना मैं आपका कर्ज चुकाते चुकाते ही मर जाऊंगी। अभी ख्वाहिश अपने वाक्य को पूरा कर पाती उससे पहले ही अवयव ने आगे बढ़ के उसके मुंह पर एक हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से पीछे से उसकी गर्दन सहित बालों को मजबूती से पकड़ लिया। इस वक्त अवयव का चेहरा डार्क हो गया था। वही उसकी आंखों में कुछ अनकहे भाव आ गए थे जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। जैसे वो शब्द ख्वाहिश के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहता हो। तभी उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम अपनी ये छोटी सी जुबान थोड़ी कम चलाया करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए अवयव की पकड़ ख्वाहिश के चेहरे पर कस गई। फिर उसने आगे कहा, और क्या कहा तुमने? तुम मेरा एहसान नहीं चाहती हो तो एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अब पूरी तरीके से मेरे एहसान में, मेरे कर्ज में डूब चुकी हो। अब तुम पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि कल मैंने तुम्हारी जान भी बचाकर तुमको तुम्हारी जान का कर्जदार बना दिया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे अपने पैसे की भरपाई करवा सकूं, और अब तुम बिना मेरे कर्ज चुकाए मर भी नहीं सकती। डू यू गेट दैट? कहते हुए अवयोध ने ख्वाहिश को जोर से झटक दिया। वही ख्वाहिश सीधे जमीन पर जा गिरी। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अवयोध की पकड़ उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा थी कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी, और अब वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं आ पा रही थी। तभी अवयोध ने उसकी तरफ एक बैग फेंकते हुए तेज आवाज़ में कहा, ये रहे तुम्हारे नए कपड़े, इन्हें पहनो और जल्द से जल्द दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। और हाँ, आधा टाइम तो तुम वेस्ट कर चुकी हो।
पर ठीक शाम 6 बजे तुम होटल ओलियांडा पहुंच जाना अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं जिन्हें तुम्हें एंटरटेन करना है। तो घर जाओ और उसकी तैयारी करो और टाइम से अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाना, वरना अब की बार तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। कहते हुए अवधूत राजवंशी से गुस्से से कमरे से बाहर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वहीं उसकी जाती है ख्वाहिश, जो इतनी देर से डरी हुई उसकी बात सुन रही थी, वो अब जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए खुद से कहा, आखिर क्या गलती थी मेरी, गॉड जी, जो इस आदमी से मेरा पाला पड़ गया और जो बिना बात के मुझे इतनी सजा दे रहा है। आखिर क्यों मैं इतनी कमज़ोर कि मैं उसे रोक भी नहीं पा रही हूँ। अब पता नहीं क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। कहते हुए ख्वाहिश ने रोते हुए उस बैग को उठाया और वॉशरूम के अंदर चली गई। उसी तरह रोते हुए उस बैग को उठाया और वॉशरूम के अंदर चली गई। उसने बैग को खोला, उस बैग में उसकी ज़रूरत का हर सामान था, इनफैक्ट उसका बस, पर्स और मोबाइल भी। ख्वाहिश ने एक-एक करके सारा सामान निकाला, तभी उसकी नज़र कपड़ों पर गई। कपड़े सारे उसी के नाप के थे, इनफैक्ट इनर वियर भी। ये देखते ही ख्वाहिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने खुद से कहा, क्या मिस्टर राजवंशी को मेरे साइज़ का पता चल गया? ओह गॉड! ये कितना अजीब है। कहते उसने सारी चीज़ों को साइड रखा और शावर ऑन कर लिया। थोड़ी देर बाद ख्वाहिश तैयार होकर बाहर आई। अवध राजवंशी ने उसके लिए टॉप टू बॉटम हर एक चीज़ ब्रांड न्यू मंगवाई थी और ख्वाहिश उन्हीं कपड़ों में तैयार होकर कमरे से बाहर नीचे हॉल में आई। उसने आसपास देखा तो वहाँ पर सवाए सन्नाटे के कोई नहीं था। तभी उसने एक सर्वेंट से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके बॉस कहाँ है? इस पर सर्वेंट ने सर झुकाकर रिस्पेक्ट से जवाब दिया, मैडम सर तो चले गए, पर उन्होंने कहा है कि आप ब्रेकफास्ट करके तब जाइएगा। तो चलिए मैं सर्व कर देता हूँ, आप नाश्ता कर लीजिए। ये सुनकर ख्वाहिश ने मना करते हुए धीमे से कहा, जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे बता दीजिए कि मैं यहाँ से अपने होटल कैसे जाऊँगी। एक्चुअली मुझे रास्ते का नहीं पता। इस पर वो सर्वेंट, जो कि थोड़ा सा बुजुर्ग थे, उसने प्यार से ख्वाहिश को समझाते हुए वहाँ के सारे रास्ते बता दिए। वहीं ख्वाहिश ने भी मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद किया और विला के बाहर निकल गई। वहीं दूसरी ओर अस्तित्व अब तक ख्वाहिश की होटल जाकर उसका पता लगा चुका था, पर उसे ख्वाहिश कहीं नहीं मिली। अब वो परेशान होकर घर वापस आ चुका था। वहीं अंजलि, साक्षी और इशिका भी अब तक बेहद परेशान हो चुकी थी। उन लोगों ने भी ख्वाहिश का कई बार फ़ोन ट्राई किया, पर उसका फ़ोन नेटवर्क से बाहर बता रहा था। तभी इशिका ने अंजलि से धीमी आवाज़ में डरते हुए कहा, अंजलि, कहीं ऐसा तो नहीं कि ख्वाहिश का फिर से किडनैप हो गया है? यह सुनकर अंजलि ने उसे घूर कर देखा और उसे चुप कराते हुए बोली, तुम क्या थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? ऐसी फालतू की बातें बोलना ज़रूरी है क्या? बताए, ख्वाहिश किसी दूसरे होटल में रुक गई हो, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, ना कि ऐसे मनगढ़ंत बातें सोचनी चाहिए। अंजलि की बात सुनकर इशिका चुप हो गई। वही अस्तित्व पूरे हॉल में चक्कर काट रहा था और बार-बार ख्वाहिश को फ़ोन मिला रहा था। तभी अचानक डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर अस्तित्व ने झट से दरवाज़ा खोला और उसके सामने ख्वाहिश खड़ी थी। ख्वाहिश को अपने सामने सही सलामत देखकर अस्तित्व ने सबसे पहले उसे गले लगा लिया और परेशानी भरी आवाज़ में बोला, बच्चा तुम कहाँ थी रात भर? तुम्हें पता है हम लोग कब से परेशान हो रहे थे। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें होटल भी ढूँढने गया था, पर तुम वहाँ भी नहीं मिली। आखिर तुम थी कहाँ? कहते हुए अस्तित्व ख्वाहिश से अलग हुआ और उसे अंदर ले आया। वहीं ख्वाहिश ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने इतना कहा, आंसू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिलहाल मुझे रेस्ट करना है, बाकी बात मैं तुम लोगों को शाम को बताऊंगी। कहते हुए ख्वाहिश चुपचाप अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वहीं उसके पीछे अस्तित्व, अंजलि, इशिका और साक्षी खड़े बस उसे जाते देखते रहे। शाम का समय। ख्वाहिश अब तक उठ चुकी थी। उठते ही वो सीधा वॉशरूम गई और तैयार होकर कमरे से बाहर आई। हॉल में इस वक्त अंजलि, साक्षी और इशिका मौजूद थी। अस्तित्व फिलहाल कहीं गया हुआ था। वही ख्वाहिश के बाहर आती अंजलि ने फिक्र भरी आवाज़ में उससे पूछा, ख्वाहिश तुम ठीक तो हो? आखिर तुम कल रात कहाँ थी? तुमने हमें बताया भी नहीं। हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। ख्वाहिश बताओ, कहाँ थी तुम रात भर? ये कहते हुए अंजलि ने ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक देखा, देखकर पूछा, और तुम अभी इस वक्त कहाँ जा रही हो? ख्वाहिश ने अंजलि के सवालों का जवाब देते हुए बिना किसी भाव के कहा, कल रात की बात मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी, पर फिलहाल मुझे अपनी जॉब पर जाना है, जिसके लिए मैं लेट नहीं हो सकती। तो जब आंसू आए तो तुम उसे बता देना। कहते हुए ख्वाहिश सीधा वहां से निकल गई। वही अंजलि बस उसे चुपचाप यूं ही देखती ही रही। तभी साक्षी ने गंभीरता से उन दोनों से कहा, गाइस, तुम्हें नहीं लगता कि ख्वाहिश हम लोगों से कुछ छिपा रही है? कमिश्नर राजवंशी उसे परेशान तो नहीं करते? साक्षी की बात पर इशिका ने भी हामी भरते हुए कहा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्टर राजवंशी बेहद स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, जो गलतियां बर्दाश्त नहीं करते, और ख्वाहिश ने तो उनका इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। हो न हो मिस्टर राजवंशी ने ख्वाहिश को परेशान करके रखा होगा, तभी इन दिनों ख्वाहिश बदली बदली सी लग रही है। उन दोनों की बात सुनकर अंजलि ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तभी साक्षी ने फिर से कहा, क्यों ना हमें ख्वाहिश की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
फिर उसने बाकी दोनों की ओर देखकर कहा, चलो चलते हैं। उसकी बात पर दोनों एक पल उसे देखा और फिर कुछ ही देर में तीनों तैयार होकर होटल से बाहर निकल गई। होटल ओलियांडा। ख्वाहिश एक बार फिर उस आसमान छूती बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। इस वक्त ख्वाहिश के चेहरे पर कई सारे भाव आ रहे थे। फिर उसने अपने बैग को मजबूती से पकड़ा और होटल के अंदर कदम बढ़ा दी। वही होटल आज कुछ खास तरीके से सजा हुआ था। होटल के हॉल में इस वक्त कई सारे टेबल चेयर लगाए गए थे। वहाँ का माहौल देखकर लग रहा था जैसे कोई बड़ी पार्टी होने वाली हो। ख्वाहिश अभी आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर रही थी कि तभी नित्या उसके पास आई। नित्या को देखते ही ख्वाहिश ने पोलाइटली उसे ग्रीट किया, जिस पर नित्या ने एक छोटी सी स्माइल के साथ ख्वाहिश से कहा, वैसे तो तुम्हें पता ही है कि आज का तुम्हारा काम क्या है, इसलिए चलो मैं तुम्हें उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करवा देती हूँ। नित्या की बात सुनकर ख्वाहिश बिना किसी सवाल जवाब के उसके पीछे चल दी। वहीं नित्या ख्वाहिश के हाव भाव को अच्छे से नोटिस कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा और उसे लेकर स्टाफ रूम की ओर बढ़ गई। थोड़ी ही देर में हॉल में लोग आने शुरू हो गए। ये लोग बिजनेस की दुनिया के जाने माने नाम थे। ये पार्टी अवैध राजवंशी ने दी थी अपने नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की खुशी में। इस पार्टी में एशिया की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ शामिल होने वाले थे। उनके साथ-साथ कुछ अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग भी आए थे। 5 सीईओ को छोड़कर अब तक सारे गेस्ट आ चुके थे। इस पार्टी में मीडिया अलाउड नहीं थी। सभी मेहमानों के आने के बाद अब बस इंतजार था उन 5 खास लोगों का। तभी होटल एंट्रेंस पर 3 से 4 सफ़ेद लग्जरी कारें आकर रुकी और उन्हीं के बीच एक लाल रंग की चमचमाती कार मौजूद थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी-अभी शोरूम से निकली हो। बाकी गाड़ियों से घाट उतरकर अपनी-अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए और उन्हीं में से एक गार्ड ने लाल रंग की कार की बैक सीट का दरवाज़ा खोला। उसमें से लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच का एक शख्स ग्रे थ्री पीस बिज़नेस सूट में बाहर निकला। उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वेल मेंटेन पर्सनैलिटी, चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और तीखी नज़रें जो उसके रुतबे को और बढ़ा रही थी। तभी दूसरी ओर से उसी उम्र की एक महिला ग्रे डायमंड सेट की साड़ी में बाहर निकली। उसके चेहरे पर सादगी और सुंदरता का बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन था। आगे बढ़कर उसने उस आदमी की बाहों में अपना हाथ डाल दिया। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे पति पत्नी हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए होटल के अंदर चले गए। इस शख्स का नाम सिद्धार्थ शेखर सिंघानिया है और उसके साथ उसकी पत्नी श्रद्धा सिद्धार्थ सिंघानिया। ये व्यक्ति पूरे विश्व की नंबर 1 कंपनी का सीईओ है। दुनिया का हर सुख होने के बावजूद इनके पास संतान नहीं है, पर फिर भी ये दंपति बेहद खुश और उदार दिल के माने जाते हैं। बिजनेस की दुनिया में ट्रिपल एस कंपनी बेहद चर्चा में रहती है। हर कंपनी उनके साथ टाई अप और प्रोजेक्ट करने के लिए लाइन में लगी रहती है, पर इन्हें सिर्फ एक ही व्यक्ति पसंद है बिजनेस वर्ल्ड में, और वो है अवैध राजवंशी, जिसके एक बार बुलाने पर वो यहाँ तक चले आए। उनके अंदर जाते ही कुछ और गाड़ियां आकर होटल के सामने रुकी और ड्राइवर उतरकर बैक सीट का दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोला जिसमें से टॉप 3 पर आने वाली कंपनी के सीईओ मिस्टर विक्रम सिंह शेखावत अपनी बेटी रश्मि शेखावत के साथ उतरे। हालांकि विक्रम सिंह शेखावत का मन बिल्कुल भी नहीं था इस पार्टी में आने का, पर अपनी बेटी की जिद के कारण उन्हें यहाँ आना पड़ा। जहां विक्रम सिंह शेखावत के चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी, वहीं रश्मि शेखावत अपने चेहरे पर बड़े से मुस्कुराहट लिए अपने डैड के साथ होटल के अंदर चली गई। उनके जाने के बाद होटल के बाहर 3 बेहद खूबसूरत लग्जरी कार आकर रुकी। 2 कारों में से जल्दी-जल्दी गार्ड्स निकलकर चारों तरफ का मुआयना करने लगे। फिर एक गार्ड आगे बढ़ा और बीच वाली कार की बैक सीट का दरवाज़ा खोला, जिसमें से ब्लैक थ्री पीस सूट में रेडी विक्रम राणा बाहर निकला। विक्रम राणा टॉप 4 पर आने वाली कंपनी राणा इंडस्ट्रीज का सीईओ है। विक्रम का ज़्यादातर काम अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा हुआ है। यूँ तो विक्रम दिखने में बेहद शांत और गंभीर स्वभाव का नजर आता है, पर उसकी बेरहमी से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है। विक्रम ने कार से उतरकर एक नज़र आसपास देखा, फिर तेज कदमों से होटल के अंदर बैठ गया। होटल में सभी गेस्ट आ चुके थे। वहीं वीआईपी के लिए अलग से टेबल चेयर्स लगाए गए थे और उनके ठीक सामने एक स्टेज लगा हुआ था, जहां थोड़ी देर में कुछ परफॉर्मेंस होने वाली थी। चारों तरफ काफ़ी हलचल हो रही थी। आए हुए गेस्ट इस वक्त ट्रिपल एस कंपनी के सीईओ मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया के आसपास चापलूसी करते नजर आ रहे थे। वहीं मिस्टर सिंघानिया इस वक्त प्रताप और विक्रम से बिजनेस की रिलेटेड बातें कर रहे थे। तभी हॉल में अचानक शांति छा गई और सभी की नजरें हॉल के बिल्कुल सेंटर पर ठहर गई, जहां अवैध राजवंश इस वक्त ब्लैक पैंट और रेड शर्ट में अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट
में डाले। कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। अवध राजवंशी की शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले हुए थे, जिनसे उसका ब्रॉड चेस्ट साफ नज़र आ रहा था, जो उसकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा रहा था। उसके बाल हल्के मैसी थे और शर्ट की स्लीव मुड़ी हुई थी। वहाँ मौजूद हर इंसान बस अभियुद्ध राजवंशी को देखता ही रह गया। वहीं अभियुद्ध राजवंशी बिना किसी की ओर ध्यान दिए सीधे मिस्टर सिद्धार्थ सिंघानिया की ओर बढ़ गया। उसके पीछे खड़ा पार्थ भी उसके साथ उसी दिशा में बढ़ गया। अभियुद्ध राजवंशी ने जाते ही सबसे पहले मिस्टर सिंघानिया से हाथ मिलाया। वहीं मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराते उसे गले लगाते हुए कहा, अरे बरखुरदार, और ये कहते हुए उन्होंने अभियुद्ध राजवंशी को टाइटली गले लगा लिया। अभियुद्ध ने भी पूरे सम्मान के साथ उन्हें हक किया। फिर उनसे अलग होकर वो मिसेस सिंघानिया से मिला। उन्होंने भी खुश होते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तभी मिस्टर सिंघानिया ने अभियुद्ध राजवंशी से पूछा, अरे भाई, पांचवा मेंबर तो अभी मिसिंग है, वो कब तक आएगा? ये सुनकर अभियुद्ध ने जवाब दिया, सर आई थिंक उसे आने में थोड़ी देर होगी। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने सिंपली नॉट किया। उसने मिलने के बाद अवध राजवंशी के चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से कोल्ड हो गए। फिर वो अपने कोल्ड ऑरा के साथ बाकी सभी से मिला। वही विक्रम राणा से मिलते हुए अवध राजवंशी बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहा था, पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसे विक्रम राणा के साथ ही करना था, जिस वजह से उसने उसे यहाँ इन्वाइट किया था। इसी तरह सबसे मिलने के बाद वो सभी के साथ बिजनेस की बातें करने लगा और बाकी लोग भी सीरियस वे में डिस्कशन करने लगे। तभी अचानक हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट सीधे स्टेज पर पड़ी, जहाँ एक लड़की रेड कलर की फुल लेंथ क्रॉप टॉप में रेडी खड़ी थी, जो पीछे एक डोरी से टिका हुआ था और कमर पर पतली सी चैन बंधी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर जालीदार मास्क लगा था, जिसमें से उसका गोरा चांद सा चेहरा और स्ट्रॉबेरी जैसे लाल होंठ झलक रहे थे। साफ साफ बस उसकी काजल से सनी आंखें ही दिखाई दे रही थी और हवा में लहराते उसके बाल उस रहस्यमयी माहौल को और भी गहरा बना रहे थे। उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे, जिसे देख पार्टी में मौजूद हर इंसान उसकी खूबसूरती के नशे में मदहोश हो चुका था। हालांकि शकल से पहचान पाना मुश्किल था। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि ख्वाहिश ही थी, जो कि अवध राजवंशी के कहने पर आज यहाँ आई थी। लेकिन ये जो डांस परफॉर्मेंस करने वाली थी, इसका आइडिया अवध राजवंशी को नहीं था। अभी वो स्टेज पर आई ही थी कि तभी उसके पीछे 10-12 लड़की, जो कि प्रोफेशनल डांसर थे, वो भी अपने कॉस्ट्यूम में रेडी होकर उसके पीछे आकर खड़े हो गए। फिलहाल उन सभी के चेहरों पर भी जालीदार मास्क लगे हुए थे। सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। वहीं दूसरी तरफ अवध राजवंशी की नजरें जब ख्वाहिश पर गई तो उसका चेहरा डार्क हो गया। वहीं उसकी साइड बैठा विक्रम राणा भी फिलहाल ख्वाहिश पर टिकी नजरों के साथ मुस्कुरा रहा था। वो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वहीं अभ्यर्थ राजवंशी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पार्टी में मौजूद सभी लोगों की नजरें ख्वाहिश पर ही टिक गई थी। अब सबको इंतजार था तो परफॉर्मेंस के शुरू होने का। तभी डांस शुरू करने का इशारा मिला, जिसके साथ उन सबके बीच खड़ी ख्वाहिश ने गाना शुरू किया और बड़े ही अदा से अपने डांस मूव शुरू किए। मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, जो तेरी सौट ते लगी तन्ने झाड़ दी। गाने के साथ साथ ख्वाहिश बेहद खूबसूरती से डांस कर रही थी और डांसर भी बराबर उसका साथ दे रहे थे। पार्टी में मौजूद हर शख्स उसकी मूव्स का दीवाना होता जा रहा था। ये सॉन्ग गाते हुए ख्वाहिश के मन में अब तक जो भी उसके साथ अभ्युदय राजवंशी और विक्रम राणा ने जबरदस्ती की थी, वो सब एक रील की तरह चलने लगा और इसी के साथ उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। अभी भी वो मजबूरी में ही ये डांस कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब अवधूत राजवंशी के कहने पर ही कराया जा रहा है। वहीं अवधूत राजवंशी भी ख्वाहिश के शब्दों में खुद को महसूस कर रहा था और उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था। सॉन्ग गाते हुए ख्वाहिश पूरे स्टेज पर गोल गोल घूमने लगी और बाकी लोग बेहद एक्साइटमेंट के साथ उसकी डांस को एंजॉय कर रहे थे। तभी पूरे हॉल में एक जोरदार आवाज़ गूंजी, एनफ, बंद करो ये सब कुछ। ये सुनते ही अचानक म्यूजिक बंद हो गया और पूरे हॉल की लाइट्स वापस जगमगा उठी। सभी की नज़रें स्टेज से हटकर उस आवाज़ की तरफ चली गई, जो होटल के एंट्रेंस से आई थी। एंट्रेंस पर इस वक्त कोई और नहीं बल्कि डार्क ब्लू बिजनेस सूट में रेडी अस्तित्व बेहद गुस्से में खड़ा सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश को अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। लाइट्स ऑन होते ही ख्वाहिश की नज़रें भी सीधे एंट्रेंस की ओर गई, जो गुस्से से भरे अस्तित्व से टकराई और ऐसा होते ही वो अंदर तक कांप गई। वही बाकी सभी की नज़रें भी फिलहाल अस्तित्व पर टिकी थी कि तभी मास्टर सिद्धार्थ सिंह घानिया अपने सीट से खड़े होते हुए मुस्कुराकर बोले, आइए मलिक साहब, वैसे आपने तो आने में देर कर दी, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आप आए तो। ये कहते हुए वो उनकी ओर बढ़ गए। वही मौके का फ़ायदा उठाकर खाए इस स्टेज से जल्दी-जल्दी जाने को हुई कि तभी एक बार फिर अस्तित्व की ज़ोरदार आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जहाँ हो वहीं रुक जाओ।
ख्वाहिश अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज़ सुनते ही ख्वाहिश के कदम अपनी जगह थम गए। वहीं अवधूत राजवंशी की मुठ्ठियाँ कस गई और विक्रम राणा ने गर्दन टेढ़ी कर अस्तित्व की ओर देखा। तभी मिस्टर सिंघानिया अस्तित्व के पास आकर प्यार से बोले, अरे आंसू बेटे, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो और उस डांसर को क्यों डांट रहे हो? डांसर शब्द सुनते ही अस्तित्व ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और मुठ्ठियां भींच ली। फिर खुद को काबू में करते उसने सिद्धार्थ सिंघानिया से सम्मानपूर्वक कहा, सर, अभी मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं यहाँ ज़रूरी काम से आया हूँ। आई होप आप समझेंगे। मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ये कहकर अस्तित्व ने स्टेज की ओर कदम बढ़ा दिए। ये देख ख्वाहिश डर से पीछे हटने लगी। लेकिन अस्तित्व गुस्से में उसके करीब पहुँचा और उसका हाथ पकड़कर लगभग घसीटते उसे स्टेज से नीचे ले आया। तभी ख्वाहिश ने डरी हुई आवाज़ में कहा, आंसू छोड़ो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मैं तुम्हें सब समझाऊँगी। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। पर अस्तित्व ने उसकी एक ना सुनी। वो उसे बाहर ले जाने ही वाला था कि तभी एक मजबूत हाथ ने ख्वाहिश का दूसरा हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। अस्तित्व ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नज़र ख्वाहिश के दूसरे हाथ पर गई जिसे अवध राजवंशी ने मजबूती से थाम रखा था। ये देखते ही अस्तित्व का गुस्सा और बढ़ गया और वो अवध राजवंशी के सामने आकर भारी आवाज में बोला, उसका हाथ छोड़ो। लेकिन अवध भी एक कदम आगे बढ़ा और दांत पीसते उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम उसका हाथ छोड़ो। ख्वाहिश दोनों के बीच फंसी हुई थी, आंखों में आंसू लिए अविश्वास से उन्हें देख रही थी। अवध राजवंशी को उसका हाथ न छोड़ते देख अस्तित्व ने झटके से ख्वाहिश का हाथ छोड़ा और गुस्से से अवधूत राजवंशी का कॉलर पकड़ लिया। पार्टी में मौजूद सभी लोग हैरानी से ये दृश्य देख रहे थे। मिस्टर सिंघानिया भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वही विक्रम राणा दूर खड़ा ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराया और बुदबुदाए, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मिस्टर विक्रम सिंह शेखावत ने रश्मि शेखावत से कहा, देख लिया तुमने अवधूत राजवंशी की हरकतें, और तुम चाहती हो कि मैं इसे एक और मौका दूं? वो हरगिज नहीं। सामने अस्तित्व की कॉलर पकड़ने से अवधूत राजवंशी के दांत भींच गए और उसकी पकड़ ख्वाहिश के हाथ पर और कस गई। दूसरे हाथ से उसने अस्तित्व की कलाई पकड़ते हुए गुस्से में कहा, अब तुम बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ अस्तित्व मलिक, क्योंकि तुमने मेरे कॉलर को हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर इस बार नहीं। ये कहकर उसने अस्तित्व का हाथ झटक दिया। ये देख ख्वाहिश की आंखों से आंसू बह निकले और वो छिटपटाकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कौन? तुम मुझे बर्बाद करोगे? पहले खुद को बर्बाद होने से बचा लो, फिर मुझे बर्बाद करने की सोच लेना। फिर वो एक कदम आगे बढ़ा और घूरते हुए बोला, और रही बात गलती की, तो वो तुमने की है। उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर अवधूत राजवंशी ने ख्वाहिश को अपनी ओर खींचते हुए कहा, क्यों छोड़ दूं मैं इसे? ये मेरी एम्प्लॉय है और अपना काम खत्म किए बिना कहीं नहीं जाएगी। और वैसे भी तुम होते कौन हो इसे यहाँ से ले जाने वाले? क्या लगती है ये तुम्हारी? ये कहकर उसने सोचने का नाटक करते हुए तिरछा मुस्कान के साथ कहा, क्या भाई हो तुम इसके या इसके बॉडीगार्ड? तभी ख्वाहिश ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अवध राजवंशी, मेरा हाथ छोड़िए, मैंने अपना काम कर लिया है। अब मुझे घर जाना चाहिए। और रही बात आंसू की, तो वो मेरा दोस्त है। वही अवध राजवंशी की बात सुनकर अस्तित्व ने घूर कर पहले ख्वाहिश को देखा, फिर अवधूत राजवंशी से बोला, मैं इसका कुछ भी लगता हो, इससे तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारे एम्प्लॉय होने की, तो आज के बाद ये यहाँ पर काम नहीं करेगी। कहते हुए उसने झटके से ख्वाहिश का हाथ खींचा और वहाँ से जाने लगा। तभी अवधूत राजवंशी ने गुस्से में पीछे से चिल्लाकर कहा, तो ठीक है, फिर जाते जाते तुम उस नुकसान की भरपाई करते हुए जाओ जो उसकी वजह से मेरा हुआ है। ये सुनकर अस्तित्व के कदम रुक गए। वही ख्वाहिश के चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और मन में बोली, ओह गॉड, ये मिस्टर राजवंशी ने क्या किया? अब मैं आंसू को कैसे समझाऊंगी? वही बाकी सभी ने ये जब बात सुनी तो वे लोग और हैरान रह गए। वही रश्मि शेखावत को अचानक से कुछ याद आया। उसने ध्यान से ख्वाहिश की ओर देखा। हालांकि ख्वाहिश के चेहरे पर अभी भी वो मास्क बना हुआ था जिससे उसे साफ पहचान पाना नामुमकिन था। पर फिर भी उसे देखकर रश्मि शेखावत को कुछ याद आने लगा और उसके चेहरे पर नफरत भरे भाव उभर आए। तभी उन सबके कानों में अस्तित्व की कड़क आवाज गूंजी, जिसने अवधूत राजवंशी से कहा, तुम उस कर्ज की चिंता मत करो अवधूत राजवंशी, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अब तुम ख्वाहिश से दूर रहोगे। कहते हुए वो ख्वाहिश को लेकर होटल से बाहर निकल गया। वही ख्वाहिश अस्तित्व की बात सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अस्तित्व को सच का पता चल चुका है। वही अवधूत राजवंशी अस्तित्व की बात सुनकर बेहद गुस्से में आ गया। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ख्वाहिश इतनी आसानी से उसके चंगुल से आज़ाद हो गई। तभी उसने अपनी मुठ्ठियां बनाते हुए खुद से कहा,
नो नो वे स्ट्रॉबेरी, तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तभी पीछे से रश्मि सिखावत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे मगर जलन भरे भाव से कहा, अभ्युत, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो उस दिन पार्टी में। अभी रश्मि सिखावत अपनी बात पूरी कर पाती कि अभ्युत राजवंशी गुस्से से पीछे मुड़ा और उसके हाथ को अपने कंधे से झटकते हुए उसकी तरफ उंगली उठाकर दांत पीसते बोला, तुम मेरे मैटर से दूर रहो और ज़्यादा मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई बिजनेस। ये कहकर अवयुत राजवंशी ने जोर से अपने बॉसी टोन में सभी से कहा, दिस पार्टी इज ओवर नाउ, एवरीबडी कैन गो। उसके बाद ये सुनकर सभी एक एक करके धीरे धीरे वहां से निकल गए। वहीं रश्मि शेखावत भी चुपचाप जाकर अपने डैड के बगल में खड़ी हो गई। तभी अवध राजवंशी खुद मिस्टर सिंघानिया के पास जाकर रिस्पेक्ट के साथ बोला, सर अभी जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर अब आपको भी जाना होगा। आई होप आप समझेंगे। अवध राजवंशी की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद सीरियस आवाज़ में कहा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं समझते हैं बरखुरदार, पर आप भी एक बात याद रखिए, जो आपका है उसे किसी भी कीमत पर खुद से दूर मत जाने देना, भले ही उसके लिए कितना बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ये कहकर मिस्टर सिंघानिया ने अवध राजवंशी के कंधे को थपथपाया और अपनी वाइफ के साथ वहां से निकल गए। वहीं अवध राजवंशी ने उनकी ये बात बेहद गंभीरता से सुनी। अभी अवध अपनी सोच में गुम था कि तभी विक्रम राणा उसके पीछे से आकर उसके कान में धीरे से बोला, ज्यादा मत सोचो, इस दुनिया में पैसे से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। कहते हुए वो तिरछा मुस्कुराकर बाहर निकल गया। वहीं मिस्टर शेखावत भी रश्मि के साथ बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये न्यू स्टोरी सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।